नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सीबीएसई रिजल्ट हुआ जारी, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा। व्हाट्सएप पर नकली नोट बेचने का सौदा, इंदौर पुलिस ग्राहक बनकर पहुंची। छात्र की फेक आईडी बनाकर ब्लैकमेलिंग, गर्लफ्रेंड के साथ किए फोटोज अपलोड। मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया पर दिया विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस ने जताई आपत्ति। इंदौर में 16 मई को निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा, बीजेपी की यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। नगर निगम की डिजिटल क्रांति की ओर कदम, हर घर को डिजिटल पता। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित, जमीन, परिवार और आर्थिक मामलों की सुनवाई। इंदौर में पुलिस ने निकाला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च, बदमाशों को किया चिन्हित, शहर के कई थाना क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंची 50 से अधिक शिकायतें, आपसी समझौते को लेकर भी हल की जा रही। इंदौर मादक पदार्थ के सेवन करने वालों ने बताया, उसके बाद तस्कर पकड़ाया। क्राइम ब्रांच द्वारा अन्नपूर्णा से आरोपी को किया गिरफ्तार। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। साल 88.39% स्टूडेंट पास हुए हैं। मध्य प्रदेश का रिजल्ट 42.86% रहा। यहाँ करीब 78,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। वहीं इंदौर में 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने 40 केंद्रों पर परीक्षा दी थी। बता दें, सीबीएसई की ऑफिशियली वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा डिजिलॉकर, उमंग ऐप और एसएमएस की सेवाओं के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में 493 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस साल पहली बार है कि परीक्षा से 84 दिन पहले डेटशीट जारी की गई थी। इसी वजह से कि इस बार स्कूलों ने समय पर एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरी है। रिजल्ट घोषित होने और अच्छे परिणाम लाने वाले स्टूडेंट के परिवारों में खुशी का माहौल है। इंदौर के पलासिया इलाके में व्हाट्सएप के जरिए नकली नोट बेचने का सौदा कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने सादी वर्दी में पकड़ लिया। आरोपियों के पास से करीब 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिन्हें उन्होंने असली नोटों की गड्डियों में ऊपर नीचे छिपाकर रखा था। पुलिस को शक है कि यह बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। डीसीपी हंसराज सिंह जैन की टीम को सूचना मिली थी कि युवक व्हाट्सएप के माध्यम से नकली नोटों का सौदा कर रहे हैं। इस पर विशेष टीम बनाई गई और पुलिस ने खुद को ग्राहक बनाकर व्हाट्सएप पर ही इनसे संपर्क किया। बातचीत के बाद सौदा तय हुआ और दोनों युवकों को पलासिया इलाके में बुलाया गया। सौदे के मुताबिक महाराष्ट्र के जलगांव निवासी प्रथमेश यवलेकर और बड़वाह के दीपक कौशल तय समय पर इलाके में पहुंचे। वे एक बैग में नकली नोट लेकर आए थे। पुलिस पहले से ही सादी वर्दी में मौके पर मौजूद थी। जैसे ही दोनों युवक पहुंचे, टीम ने उन्हें दबोच लिया। तलाशी में उनके बैग से करीब 20 गड्डियों में छिपे नकली नोट मिले। आरोपी असली नोटों को ऊपर और नीचे, नकली नोटों को बीच में छिपाकर लाए थे ताकि पहली नजर में नोट असली लगे। पुलिस को नकली के साथ ही कुछ असली नोट भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि नकली नोट इतने साफ प्रिंट में थे कि आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल होता है। अब यह जांच की जा रही है कि आरोपी नकली नोट किससे लेकर आए और इसके पीछे कौन लोग हैं। फिलहाल दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस यह मान रही है कि इस रैकेट में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। द्वारा देखा गया कि फेसबुक पर कुछ लोग इस तरह के नोटों के लेन देन की बात कर रहे हैं। उसको सर्विलांस में लिया गया, अपने आदमी को सेट किया गया। उस पर से कल दिनांक को देर रात में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम प्रथमेश येवतकर है और दूसरे का नाम दीपक कौशल है। प्रथमेश जो महाराष्ट्र जलगांव का रहने वाला है, ये बेसिकली इसके द्वारा ही ये नोट लेकर के यहाँ के आदमी से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे खपाने की कोशिश की गई थी। इनके द्वारा 1 लाख में 4 या 5 लाख नोट दिए जा रहे थे और इनके द्वारा जो टैक्टिस अपनाई गई थी, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि ये ओरिजिनल नोट्स है। इनकी जो गड्डियां हैं, इन गड्डियों के बीच में जो कटलरी शॉप में जो चिल्ड्रन बैंक वाले नोट मिलते हैं, उनको सेट किया गया है। लेकिन ऐसा सेट किया गया है कि वो ओरिजिनल ही दिखते हैं। ऊपर इसमें ओरिजिनल नोट लगाए गए हैं। लगभग 40 लाख नोट ऐसे बरामद किए गए हैं। उसमें से ओरिजिनल लगभग 8,000 नोट है और बीएनएस की धारा 178-79 के प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक छात्र को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने छात्र और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो लगाकर एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उस पर फोटो वीडियो अपलोड कर दी है। इसके बाद आरोपी ने छात्र को मैसेज भेजकर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी और 20,000 रुपए की मांग की।
मामले में छात्र सहज ने बताया कि नवंबर 2024 से फर्जी आईडी से उसे लगातार धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। इनमें लिखा था कि यदि पैसे नहीं दिए तो फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाएंगे। साथ ही क्यूआर कोड भेजकर 20,000 रुपए की मांग की गई। परेशान होकर सहज ने जनवरी 2025 में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद साइबर टीम जांच में जुट गई। जांच में पता चला कि जिस मोबाइल नंबर से यह फर्जी आईडी बनाई गई थी वह राजस्थान के युवक ऋतुराज का है। इस आधार पर पुलिस ने मल्हारगंज थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब ऋतुराज की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया का हवाला देकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मंत्री विजय शाह सोमवार को इंदौर के महू पहुंचे थे। उन्होंने रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। मंत्री विजय शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने कहा कि जिस भाजपा और आरएसएस ने 50 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, उनका भारतीय ध्वज के प्रति कितना सम्मान है यह तो पूरा देश जानता है। अब वहीं भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। विजय शाह विधायक की उपस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली और देश भर में प्रशंसा पा रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, विधायक महोदया ने भाषण के मंच पर प्रशंसा भी करती है। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश एक उसका लिए धर्म है। वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। भाजपा की यह कैसी घृणित और दूषित मानसिकता है। इंदौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान के अंतर्गत विशाल तिरंगा यात्रा 16 मई को शाम 4 बजे बड़ा गणपति चौराहा से राजवाड़ा तक आयोजित की जाएगी। पहलगांव में कायराना आतंकी हमले के उपरांत ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत इस आयोजन में शहर के युवा, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, व्यापारिक, शैक्षणिक संगठन और आम जनता शामिल होगी। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हर भारतीय नागरिक तक पहुंचाना है। भाजपा का यह अभियान लोगों को बताने जा रहा है कि कैसे भारत ने अपने नागरिकों को संकट से बचाया और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। बीजेपी देश भर में अलग अलग समय में यह यात्रा निकाल रही है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता देश भर में यात्रा का नेतृत्व करेंगे और इसमें आम नागरिकों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा मंगलवार को सिटी बस कार्यालय सभागार में नगर पालिका निगम की आगामी डिजिटल योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमआईसी सदस्य राजेश उदावत, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों के साथ डिजिटल सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के प्रेजेंटेशन देखे गए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इंदौर नगर निगम ने हर घर डिजिटल पता योजना के अंतर्गत प्रत्येक मकान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान देने का कार्य शुरू कर दिया है। इस पते से नागरिकों को संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कचरा संग्रहण, शिकायत निवारण जैसी सेवाएं एक ही पोर्टल पर मिलेंगी। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट वार्ड 82 में शुरू किया गया है। इसे मॉडल वार्ड के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। महापौर ने प्रेजेंटेशन के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को शीघ्र पूर्ण कर शहर भर में लागू किया जाए। इंदौर शहर निगम जल्द ही अपना एकीकृत नागरिक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिससे नागरिक घर बैठे कई प्रकार की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इस पोर्टल के लिए संबंधित कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई और महापौर और अधिकारियों ने समीक्षा की। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर रोशन राय और राजेंद्र रघुवंशी की समक्ष सुनवाई सुनी गई। सुनवाई में अपर कलेक्टर के समक्ष सभी की समस्याएं सुनी गई और पीड़ित अपनी समस्या लेकर आज जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर के समक्ष अपनी पीड़ा रखी।
अपर कलेक्टर रोशन राय ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज जन सुनवाई में कई समस्याएं सुनी गई, जिसमें आर्थिक सहायता से संबंधित, जमीन विवाद से संबंधित, परिवार विवाह से संबंधित आवेदन आज जन सुनवाई में आए हैं। उन सभी को संबंधित विभाग में जांच के लिए निर्देशित किया गया है। अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई मेरे समक्ष सुनी गई है। पीड़ितों के आवेदन के लिए संबंधित विभाग को जांच के लिए परिवार विवाद, जमीन संबंधित भी शिकायत आई है, जिनको एसडीएम को जांच के लिए दे दिया गया है। सर करो क्या शिकायत करें सर? जनसुनवाई में ये शिकायत की है कि हमको बिना सूचना के 29 अप्रैल को एक लेटर दिया गया कि आपको हम लोग, हमारे करीब 10 टीचर है कि आपको हम सेवा मुक्त कर रहे हैं, और ऑफिशियली क्या हमको नहीं बोला गया, खाली फोन पे हमको बोला गया कि आप लोग को हमने सेवा मुक्त कर दिया गया। और हमारा सब टीचर करीब 18-20 साल पुराने टीचर्स हैं, और सीबीएसई होने के कारण उन्होंने बोला कि आप एमपी बोर्ड के टीचर है, इसलिए हम आपको बाहर कर रहे हैं। कोई रीजन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। कौन सा स्कूल है ये? श्री आर.के. डागा माहेश्वरी के 51 छत्रीबाग इंदौर। वहाँ पे 5 संस्थाएं संचालित है। श्री माहेश्वरी विद्यालय, RPL माहेश्वरी विद्यालय, श्री माहेश्वरी स्कूल, श्री आर.के. डागा माहेश्वरी एकेडमी, BD जोशीमठ स्कूल और एक गर्ल्स हॉस्टल है, फूलबाई देवी जो गर्ल्स हॉस्टल है। ऐसा 5 संस्थाएं संचालित है। कोई कितने शिक्षक है जिनको? हम लोग का 12 जने हैं, 12 शिक्षक है। उनको बिना कारण के, बिना कुछ नहीं, बस बोला गया कि आपको हम सेवा मुक्त कर रहे हैं। क्यों सवाल किया है? कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। स्टाफ भी उसके साथ में, और उनका एक ही था कि बीएड टीचर को हम रखेंगे, सीबीएसई के तो नॉन बीएड को, जिसमें हमारा मोस्टली सब टीचर बीएड है, और नॉन बीएड टीचर को उन्होंने रखा हुआ है। जो नॉन बीएड टीचर है उनको रख लिया सोर्स के कारण, और हमारा को बिना रीजन के कर दिया गया बाहर। कुछ नोटिस नहीं किया, बस 29 फरवरी को उनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर हमको बोला गया कि आपको हम 7 दिन के अंदर बताएंगे। 7 दिन, आज करीब 13 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं बताया। कल हमको कॉल्स आए कि आपको लोग को हमने रिलीव कर दिया। कोई कलेक्टर से मिले, कार्यालय पे आके मिले और क्या आश्वासन मिला आपको? हम कलेक्टर साहब तो थे नहीं, एसडीएम कलेक्टर अपना मंडलोई सर थे। मंडलोई सर से बात हुई है, तो उन्होंने हमारे सेक्रेटरी से बात करी है कि आप जल्दी से जल्दी मेरे को रीजन बताइए कि आपने किस कारण इनको बाहर करा। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो मेन के, हमारे ट्रस्ट के जो मेन वो हैं पुरुषोत्तम जी पसारी, जो वैष्णो के मेन ट्रस्टी हैं, वो भी हमारे स्कूल के ट्रस्टी है पसारी जी। तो हमारे सेक्रेटरी ने बोला कि मैं पसारी से बात करके आपको रीजन बताता हूँ। मंडलोई सर ने बात करी। प्रभावित हुए वैसे बच्चों भी प्रभावित हो रही है स्कूल के? सर हो ही रहे ना, बहुत सारे बच्चे निकल, बहुत सारे पेरेंट्स से तो बता दें कि एकदम एमपी बोर्ड से आपने सीबीएसई कर दिया, बच्चे सीबीएसई में नहीं पढ़ पाएंगे, तो बहुत सारे ने तो टीसी भी निकाल लिया। आक्रोशित भी है वो लोग। आरटी के बच्चे भी थे, आरटी के बच्चों को क्या होगा इसके अंदर? आरटी का सर अभी तो मेरे को कुछ रीजन मालूम नहीं पड़ा, वो तो डायरेक्ट मैनेजमेंट को मालूम है कि क्या हुआ। हाँ, आपका नाम? सर मैं शैलेश पुरवाल बोल रहा हूँ, और बाकी मेरे साथ पूरा स्टाफ है। आर्थिक सहायता से संबंधित भी आवेदन जन सुनवाई में आए हैं। संबंधित विभाग को सहायता के लिए दिए जा रहे हैं। ओके, पहले कौन सा था? एमपी बोर्ड। तो आप लोग सब एमपी बोर्ड के टीचर हो, आपने सीबीएसई कर दिया? सीबीएसई जिस स्कूल को करा था उसको कलेक्टर की तरफ से ऑलरेडी सील कर दिया गया, माहेश्वरी स्कूल को। तो वो लोग हमारे आर.के. डागा और BD जोशीमठ में संचालित कर रहे हैं, और हम लोग को जितने भी एमपी बोर्ड तो आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो? कब हुआ है सीबीएसई? सीबीएसई भी 2 दिसंबर में हुआ था। तो आपने और कहीं भी शिकायत की है क्या? नहीं, हमको अभी रिलीव करा ना अभी। अच्छा, अभी कितने लोग हैं आप लोग? 10 लोग हैं। और हमारे साथ एक सवाल इसमें होता है, ये सवाल ये पेट कर दो, फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चों को भी होगा, बच्चों को तो उन्होंने दूसरे टीचर हायर तो मैं उसके अंदर पता आईटी के बच्चे, उनको भी बच्चे एमपी बोर्ड से सीबीएसई में कैसे पढ़ पाएंगे? वही तो प्रॉब्लम आ रही। टीसी ले लिया, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा नाराज है। LP माहेश्वरी कौन देखता है? आर.के. डागा माहेश्वरी एकेडमी। ऑनर कौन है? ऑनर कौन है? ऑनर में ये एक्चुअली ट्रस्ट का है, माहेश्वरी विद्यालय ट्रस्ट का है। ट्रस्ट के मेन है पुरुषोत्तम जी पसारी, वैष्णो स्कूल के। बाइट ले रहे हो क्या? ले लो हिडी पे। आप ले लो ना। सर एक माहेश्वरी स्कूल का स्टाफ भी आया था जिन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया है। माहेश्वरी स्कूल का जो स्टाफ है उनका कहना था कि हमें बिना सूचना दिए संस्था के द्वारा हटा दिया गया है। तो इस संबंध में वो लेबर ऑफिस और कई अन्य ऑफिसों में भी गए थे, तो उनका निराकरण नहीं होने के कारण वो जन सुनवाई में आए थे। तो उनको हमने डीओ के पास भिजवाया है। वो डीओ इस पे संबंधित स्कूल से चर्चा करके नीतिगत कुछ निर्णय लेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों की ऑनलाइन बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने आपराधिक घटनाक्रम की रोकथाम को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए थे। जिसके बाद पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च निकालते हुए आपराधिक घटनाक्रम से जुड़े हुए बदमाशों को चिन्हित कर हिदायत के साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि पुलिस की मुस्तैदी के कारण ही ऐसे अपराध जो कि रुक जाते हैं और इसी चीज को चिन्हित करते हुए शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन के माध्यम से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें जो पुलिस दोपहिया वाहन है जिसको विशेष रूप से गश्त और पुलिसिंग के लिए तैयार किया गया है, उन्हें शामिल किया गया था। पुलिसिंग है उसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पुलिस की विजिबिलिटी, और सीपी सर का पूरा फोकस इसी पे रहता है कि पुलिस की विजिबिलिटी दिखाई दे। पुलिस की विजिबिलिटी से बहुत से अपराध नहीं होते। अपराधियों में पुलिस की उपस्थिति एक सकारात्मक पुलिस के सेंस से है कि वो डरते हैं और अपराध नहीं करते हैं। तो पुलिस की हमेशा प्रेजेंस जो रहती है, पुलिस की जो विजिबिलिटी रहती है, जो पुलिस का विजिलेंट एक्शन रहता है, वो अपराधियों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। और इसी दिशा में नगरीय पुलिस लगातार काम कर रही है कि वो लगातार इस पे फोकस कर रही है कि पुलिस सड़क पर दिखाई दे, लोगों को रोके टोके। ये जो वे ऑफ पुलिसिंग है ये निश्चित तौर पे अपराध के ग्राफ को भी गिराता है और आम आदमी में भी आत्मविश्वास लाता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाता है, सुरक्षा का भाव लाता है कि जब पुलिस का आदमी सड़क पर रहता है तो आम आदमी भी अपने को सुरक्षित महसूस करता है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो सुरक्षा का भाव है उसके अंदर पैदा होता है। तो इसी दृष्टिकोण से कल जो हमारी विशेष बाइक हैं जिसमें हमने लाइट्स भी लगा रखी है और हॉर्न सिस्टम भी उसमें लगा रखा है, वो विशेष जो हमारा ट्रबलसम एरिया है, जो वनरेबल पॉकेट्स हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग की है। जो न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं उनकी पतारसी भी की गई है, उनको बाकायदा जाकर चेक भी किया गया है, मिलने पर उनकी मैनुअल फ्रिस्किंग भी की गई है ताकि मैसेज दिया जा सके कि अपराधी तत्व को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम पर होने वाली प्रति मंगलवार को जनसुनवाई में इस बार भी 50 के करीब शिकायती आवेदन पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए, जिसमें संपत्ति संबंधित विवाद और पारिवारिक विवाद के अधिक मामले सामने आए हैं, जिनका पुलिस आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण की बात कह रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि आपसी समझौते के माध्यम से कई छोटे बड़े मामले निपटाए जा रहे हैं और प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में अधिकांश मामले रुपयों के लेन देन, प्रॉपर्टी विवाद और पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए ही आते हैं, जिसमें विभिन्न तरह से पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश के बाद उन्हें हल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो गंभीर मामले हैं उन पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस कमिश्नर के आदेश पर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। आपसी समझौते से लगभग कई ऐसे मामले हैं जिनको पुलिस ने निश्चित तौर पर हल किया है। देखिए, जनसुनवाई में आज 50 से ज़्यादा शिकायतें आई, जिसमें अधिकांश मामले डोमेस्टिक वायलेंस से जो रिलेटेड थे, पैसे के लेन देन से रिलेटेड थे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थे। इन सभी शिकायतों को सीपी साहब ने स्वयं सुना और समय सीमा पर उसके निराकरण पर फोकस किया। कई मामले 24 घंटे में निराकृत करने के आदेश दिए। मध्यस्थता में भी कई मामले दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया कि दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी बातचीत करके मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। तत्काल और समय सीमा पर निर्धारण पर हमारा फोकस है। पिछले कई महीनों से इस बात पर पूरा फोकस किया जा रहा है कि निर्धारित सीमा में शिकायतों का निस्तारण हो। अगर उसमें कोई संज्ञेय अपराध पाया जा रहा है तो एफआईआर तत्काल किया जाए। कई मामलों में आज भी सीपी सर ने एफआईआर करने का आदेश दिया है, जिसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध दिखता नज़र आ रहा था, उसमें एफआईआर के निर्देश दिए हैं। और भी इसी तरीके से चीज़ों को परस्यू किया जा रहा है कि हमारी जनसुनवाई एक सकारात्मक और पॉजिटिव उसमें आगे बढ़े ताकि आने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। इंदौर में मादक पदार्थ का सेवन करने वालों से पूछताछ के दौरान तस्कर का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 21 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लगातार
यहाँ के युवा मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच द्वारा मादक पदार्थ का सेवन करने वाले युवाओं से पूछताछ की तो उन्होंने सुजल चौहान नामक व्यक्ति का बताया था और इस आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद सुजल को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस ने 21 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। फिलहाल युवक से प्रारंभिक मामले में पता चला कि स्थानीय अन्य दो लोगों से यह मादक पदार्थ खरीदना था और उसको इसका सेवन करने वाले लोगों तक पहुंचाना था। पुलिस ने अब इन 2 अन्य लोगों की भी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही इन्हें पकड़ने की बात की जा रही है। पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है, वही मामले किस तरह की एक कार्रवाई की? जैसा कि आप जानते हैं कि कमिश्नर सर लगातार क्राइम ब्रांच को निर्देशित करते हैं कि इसमें अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चालू किया जाए। उसी कड़ी में कल फिर से एक बार ब्राउन शुगर पकड़ी गई है 21 ग्राम। ये ब्राउन शुगर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सुजल चौहान नाम का लड़का है, ये 21 साल का लड़का है और ये लोकल में ही 1-2 पेडलर से संपर्क में था और उनसे ये ब्राउन शुगर लिया था और नीचे वो लोकल लेवल पे ही इसको सप्लाई भी कर रहा था। जो लोग ब्राउन शुगर पीते हुए कल पाए गए थे उन्हीं में से पूछताछ किए जाने पर ये सुजल चौहान का नाम बताया कि सुजल चौहान हमको ब्राउन शुगर ला कर देता है और लगभग 2,10,000 की ब्राउन शुगर अभी 21 ग्राम जब्त की गई है। साथ में एप्पल मोबाइल फ़ोन भी इसके पास में था और एक इसके पास में गाड़ी भी थी, वो भी जब्त की गई। लगभग 2.5 लाख का पूरा मसरूका जब्त किया गया। कहाँ पे कनेक्शन है, राजस्थान या कोई बॉर्डर? ये अभी राजस्थान नहीं है, सुजल चौहान जो है लोकल में ही दो आरोपी हैं जिनसे ये ले रहा था, जिनके नाम अभी खुलासा करना उचित नहीं, उनके ऊपर हमारी टीम लगी हुई है और जल्द ही हम उन दोनों आरोपियों को भी पकड़ेंगे। तो कुछ अलग से केमिकल बनाया था ड्रग्स को छुपाने के लिए, गाड़ी या कार में? ये जो ड्रग्स पाया गया है ये अपने इन्होंने मोटरसाइकिल डिक्की में छिपा कर रखे थे, जिसको तलाश किए जाने पे ये ड्रग्स मिले। इंदौर में शासकीय विभाग से रिटायर होने के बाद जमा पूंजी को इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर 2 आरोपियों द्वारा रिटायर अधिकारी के साथ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस में शिकायत के अनुसार प्राथमिक रूप से धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि क्राइम ब्रांच द्वारा रोहन झांझरिया नामक व्यक्ति की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि रिटायर होने के बाद जो उनकी जमा पूंजी थी करीबन 80 से 90 लाख रुपए, इसे इवेंट कंपनी और अन्य कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर मोहित महाजन और निसार अली द्वारा रुपए लिए गए थे और 5% का कमीशन देने की बात तय हुई थी। लेकिन कुछ दिन तक बेहतर रूप से आरोपियों द्वारा कमीशन दिया गया, लेकिन उसके बाद रुपए देने से मना करते हुए बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद पूरे मामले में फरियादी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। सबूत के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है और यह पूरा मामला 58 लाख रुपए से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मामले में बड़ी कार्रवाई करेंगे, किस तरह का मामला है? ये एक फरियादी थे रोहन झांझरिया, उनकी एक पुरानी दोस्ती थी मोहित महाजन नामक व्यक्ति से और इन्हें बीमार भी रहते थे। इन्होंने नौकरी छोड़ के इनके पास जो भी पूंजी थी लगभग 80-90 लाख के आसपास, ये पूरी पूंजी इन्होंने इनको दी और इसने ये कहा कि हम इसको इवेंट मैनेजमेंट और डिफरेंट टाइप के और बिजनेस में हम पैसे लगाएंगे और 5% का आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये इनका एक साथी मोहित महाजन और निसार अली दोनों के अकाउंटों में इन लोगों ने विधिवत पैसे ट्रांसफ़र कराए और जब पैसे ट्रांसफ़र कराए उसके बाद कुछ पैसे इन्होंने वापस भी किए, लेकिन लगभग 58 लाख रुपए इन्होंने ना तो वापस किया और ना ये बताया कि ये कहाँ लगा रहे हैं पैसा, और इसको एक तरह से अपने सदुपयोग में कर लिया, अपने उपयोग में कर लिया। तो ये अमानत में खयानत और 420 के अंतर्गत ये अपराध है जो इसमें FIR की गई है और अब इसमें आरोपियों को उठा करके उनसे पूछताछ की जाएगी। आरोपी भी यहीं के रहने वाले हैं, फरियादी पक्ष भी यहीं का रहने वाला है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। दोनों देशों में संघर्ष की स्थिति है। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक का पारिवारिक विवाद सामने आया है। वह लंबे समय से भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर है।
5 साल पहले उसकी पाकिस्तान में कराची की महिला से शादी हुई है। वह एक बार पत्नी को भारत लेकर भी आया, लेकिन कुछ समय बाद वापस भिजवा दिया। तब से वह पति के लौटने का इंतजार कर रही है। इस बीच महिला को पता चला कि उसके पति ने दिल्ली की एक युवती से सगाई कर ली। वह उससे शादी करने की तैयारी में है। महिला ने इंदौर में समाज की पंचायत से शादी रोकने की गुहार लगाई है। पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा है। इसमें युवक को देश निकाला देने की सिफारिश की है। साथ ही कहा कि उसने भारत में नियम विरुद्ध अवैध रूप से संपत्ति भी खरीदी है। सर, एक शिकायत कोई आई है, पाकिस्तान का पति पत्नी थे और पत्नी को यहाँ लाकर फिर जो है उसने वापस पाकिस्तान भेज दिया और दूसरी शादी करने जा रहा है कोई सिंधी व्यक्ति है। देखिए, सिंधी समाज से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है और किशोर कोटवानी जी ने ये शिकायत की है। इसको जांच के लिए एडीएम को दिया गया है। बहुत जल्दी ही आगामी 1-2 दिनों के अंदर जैसे ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। सर, ये लॉन्ग टर्म वाले वीज़ा पे थे या शॉर्ट टर्म वाले? देखिए, जैसा मैंने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच के लिए एडीएम को दिया गया है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा वैसे ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।